हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं हूं सुमित और मेरे साथ है मेरी स्टूडेंट खुशी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की नेक्स्ट टॉपिक लैंड रिसोर्सेज से। हेलो सर। तो सर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of the land area is plain, which provides facilities for agriculture and industry. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. About 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels, and forest. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बोला गया है कि लैंड हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे आसपास जो हम लोग देखते हैं कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये जो रिलीफ फीचर्स है, इसको हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और ये लैंड नेचुरल वेजिटेशन भी देता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे चीज़ों में हम लोगों को सपोर्ट करता है। पर ये जो लैंड है, ये हमारे अर्थ पे सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, इसको केयरफुली और अच्छा प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करें। हमारे लैंड का सिर्फ 43% एरिया प्लेन्स में जाता है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हमारे इंडिया का टोटल सरफेस एरिया की 30% माउंटेन्स के अंडर में आता है, और ये कुछ रिवर का पेरेनियल फ्लो इंश्योर करता है। Sir, what is perennial flow? ये जो पेरेनियल फ्लो है, इसका मतलब है कि जो नदी पूरे साल भर पानी से भरा रहता है। और गौर करने की चीज़ है, ये जो नदी है, इसका ओरिजिन होता है हिमालयन ग्लेशियर पिघलने से, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र। और इस पे टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्लेट्यू रीजन, जो हमारे कंट्री में 27% एरिया कैप्चर किया हुआ है। ये जो प्लेट्यू रीजन होता है ना, वो मिनरल से भरा हुआ होता है। फोसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट भारी मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे। सर, यहाँ तो टॉपिक खत्म होता है। क्या इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस निकल सकते हैं? हाँ। सर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट, फॉरेस्ट। सेकंड, लैंड not available for cultivation. A. Barren and wasteland. B. Land put to non-agricultural uses. Example, buildings, roads, factories, etc. Third, other uncultivated land, excluding fallow land. A. Permanent pastures and grazing land. B. Land under miscellaneous tree crops grow, that is not included in net zone area. Cultivable wasteland, that is left uncultivated for more than 5 agricultural years. 4. Fallow lands. A. Current fallow, left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year. B. Other than current fallow, left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years. 5. Net sown area. Area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area. अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, उससे हम लोगों को पता चल गया है कि लैंड एक रिसोर्स है। और आगे हम लोग जानेंगे कि ये कितने प्रकार में हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं फॉरेस्ट।
जो हमारे कंट्री में तकरीबन 33% से भी कम है। ये जो डाटा है वो हमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 से मिला है। अगर सेकंड पॉइंट पे जाते हैं तो देखते हैं कि ये लैंड जो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाते हैं, जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड, इसके एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेंगे डेजर्ट एंड एरिड एरियाज। उसके बाद देखेंगे वो सब लैंड जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें फर्स्ट है परमानेंट पेस्च्योर एंड ग्रेजिंग लैंड। यहाँ पे जो बोला गया है कि परमानेंट पेस्च्योर लैंड, इसके अंडर जितने भी लैंड है वो सभी डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे है मिसिलेनियस ट्री ग्रुप्स के अंडर जो भी लैंड है वो नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं होता है, फॉर एग्जांपल बेम्बो एंड बुशेस। और लास्ट में है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5 साल से ज्यादा एग्रीकल्चर ईयर्स के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पॉइंट है फैलो लैंड, जिसको फार्मर्स एक सीजन के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं ताकि वो वापस से फर्टाइल हो जाए। इसमें दो पार्ट है, जैसे करंट फेलो लैंड एंड अदर देन करंट फेलो लैंड। अभी देखेंगे कि करंट फेलो एंड अदर देन करंट फेलो लैंड में डिफरेंसेस क्या है। सो पहला आता है करंट फेलो लैंड। ये क्या करता है, ये 1 साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। और अदर देन करंट फेलो लैंड क्या होता है, 1 से लेके 5 साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जो लैंड होता है ये पुअर क्वालिटी के है और उस लैंड को कल्टीवेट करना मतलब बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए अदर देन करंट फेलो लैंड को 2 या 3 साल में एक बार या 2 बार कल्टीवेट किया जाता है। और अगर अदर देन करंट फेलो लैंड को नेट जोन एरिया में इंक्लूड किया जाए तो नेट जोन एरिया का टोटल परसेंटेज 54% हो जाएगा। ये जो नेट जोन एरिया है वो एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट में ये वेरी करता है। जैसे पंजाब या हरियाणा में नेट जोन एरिया है तकरीबन 80%, और वही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये लेस देन 10% है। अभी बात करेंगे नेट जोन एरिया को लेके, जिसमें लैंड की एक कोने से दूसरे कोने तक हम जो फसल उगाएंगे उस एरिया को हम नेट जोन एरिया बोलते हैं। और जिस जमीन पे साल में एक बार या 2 बार फसल उगाया जाता है उसे हम क्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे, और वहां पे ही नेट जोन एरिया भी इंक्लूडेड होता है। सर, यहाँ तो टॉपिक खत्म होता है। क्या इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस निकल सकते हैं? हाँ है। सर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability, and culture and tradition, etc. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. Land use data, however, is available only for 93% of the total area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. यहाँ पे हमें बोला गया है कि लैंड को यूज करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बारे में, जो बहुत ही सिंपल है। क्योंकि लैंड को इस्तेमाल करते समय हम दो फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी, मतलब उस लैंड का शेप और फीचर्स कैसा है। फिर हम सॉइल टाइप्स और क्लाइमेट को भी देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे उस रीजन में कितने पॉपुलेशन है, उसका डेंसिटी कितना है, क्या उस रीजन में रहने वाले लोगों के पास अच्छा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे वो उस लैंड को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। और लास्ट में है कि वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है। हमारे कंट्री का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन हमारे कंट्री के पास लैंड को लेकर जो डाटा है वो सिर्फ 93% ही अवेलेबल है, क्योंकि हमारे कंट्री की नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स में लैंड कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका रिपोर्टिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ
आसाम स्टेट को छोड़ के। और जम्मू एंड कश्मीर को अगर ले लेते हैं तो देखेंगे कि वहाँ पे भी कुछ एरियाज चाइना और पाकिस्तान के अंडर में होने की वजह से अभी तक सर्वे नहीं किया गया है। सर, यहाँ तो टॉपिक खत्म होता है। क्या इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस निकल सकते हैं? हाँ, है।